stop scrolling now if you want to crack CAT 2024 examination and try these hacks, क्योंकि ये hacks बहुत easy और simple हैं आपके लिए. These are the blunders that we do. We focus too much on individual sentences. अगर आपको ये सारे words मिल रहे हैं reasons और result में, तो वो सीक्वेंसिंग का एक पैटर्न है. आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा बिफोर यू गेट इनटू एनी कंजंक्शन क्वेश्चन. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल. माय नेम इज जूही प्रिया, योर VARC expert, and today we are going to see 5 blunders avoid in parajumbles. Why it is important? Because you get options like A, B, C, D which you think is the correct answer, but the answer was C, B, A, D. अब ये confusion कैसे दूर होगा? ये दूर होगा कुछ रूल्स जान के, जो मैं आपको सिखाऊंगी. अब आप बोलेंगे कि मैम हमने कल ही तो लाइव किया था जिसमें अपने पैराजम्बल्स के PYQs बताए थे, टिप्स और ट्रिक्स बताए थे कि कोई भी पैराजम्बल्स सॉल्व करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है. बट आज मैं गोल्डन रूल्स लेके आई हूँ, और अगर ये गोल्डन रूल्स आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन पैराजम्बल्स के सॉल्व कर सकते हो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर कैट एंड ओमेट बट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ये बहुत ईजी हैक्स हैं, और मैं कह रही हूँ कि अगर आपने इस पर प्रैक्टिस की, यू विल बी लेवल, उस लेवल पे होंगे आप जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. सो यू हैव टू स्टे विद मी. अब पैराजम्बल्स में क्या होता है कि यू अंडरस्टैंड द पेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी पैराजम्बल के क्वेश्चन में अगर ABCD दिया हुआ है तो 2 पेयर्स तो हमेशा मैच करेंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जाम सेटर ने फूलिशली कोई ऐसा ही ऑप्शन दे दिया जिसमें कोई भी पेयर मैच नहीं हो रहा हो. आप कीवर्ड्स लगाएंगे तो आपके कोई 1 और 2 पेयर मैच हो जाएंगे, चाहे वो AD हो या BC हो या CD हो, एनी ऑफ दोज. ठीक है, आपको धीरे धीरे करके वो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. एंड स्टॉप स्क्रोलिंग नाउ इफ़ यू वांट टू क्रैक CAT 2024 एग्जामिनेशन एंड ट्राई दीज हैक्स, क्योंकि ये हैक्स बहुत ईजी और सिंपल हैं आपके लिए, मैंने बनाए हैं. और ये ब्लंडर्स अगर आप अवॉइड कर दो तो आप सारे पैराजम्बल्स सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से. ठीक है, but before this I want to tell you that Unacademy is giving 50% off on all CAT and OMET subscription. The offer ends tonight, so please enroll. My code is JUHI99. बड़ा आसान है याद रखना, JUHI इतना सा तो नाम है, याद रखो और इसको कोड अप्लाई करो to have the maximum benefits on any of the subscriptions that you want. We have also started a comprehensive batch with our greatest educators, जिसमें आपको सारे syllabus पे revisions होंगी और सारे syllabus आपको फिर से polish की जाएंगी. So do not miss this today. If you're a CAT aspirant, try this today. The offer ends tonight. My code is JUHI99. ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला रूल है जहां पे हम वी आर ओवरलुकिंग प्रोनाउन एंड नाउन रेफरेंसेस. अब प्रोनाउन और नाउन रेफरेंसेस क्या हो जाता है? नाउन और प्रोनाउन तो सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं राम. ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? नाउन. अब उससे रिलेटेड अगर लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस में ही, हिज, him, for that matter, such, that person, ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा. और ये किससे पहले आएगा? ये पहले आएगा नाउन, ये बाद में आएगा नाउन के. ठीक है, तो अगर आपका राम दिया हुआ है तो प्रोनाउन ही, शी, हिम वाला सेंटेंस आएगा बाद में. ठीक है, एडजेक्टिव भी नाउन के बाद ही आएगा या प्रोनाउन के बाद ही आएगा. तो दैट इज हाउ यू टेक आउट एनी सेंटेंस के सीक्वेंसेस. अगर नाउन दिया हुआ है तो प्रोनाउन बाद में आएगा, वो सीक्वेंसिंग बाद में आएगी. तो ये रूल नंबर 1 है और ये बहुत ईजी है. आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा. तो धीरे धीरे इन्हीं बेसिक से स्टार्ट करिए. अवॉइड ब्लंडर्स फर्स्ट टू गेट टू द राइट आंसर. मैंने क्या कहा था कि एलिमिनेट करना बहुत इजी है, और पहले आपको एलिमिनेशन से ही स्टार्ट करनी चाहिए. पहले आपको जानना चाहिए, एक लॉजिकल रीजनिंग लगानी चाहिए कोई भी ऑप्शंस पे कि ये तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है, तभी आप राइट आंसर पे पहुंच पाओगे. ठीक है, चलो नाउ गेटिंग टू आवर नेक्स्ट रूल. आवर नेक्स्ट रूल इज फोकसिंग टू मच ऑन इंडिविजुअल सेंटेंसेस. These are the blunders that we do. We focus too much on individual sentences. कोई भी 4 ऑप्शंस अगर दिए हुए हैं तो हम बार बार रिपीटेडली उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही कि पहला हम कौन सा निकाले, पहला सेंटेंस कौन सा निकाले. इससे पहले सेंटेंस पे मत फोकस करो इतना. ठीक है, आप इन हैक्स पे फोकस करो कि कैसे हम ये सारे हैक्स लगा के हमारा जो ब्लंडर है वो अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, अब पहला अ आर्टिकल दिया हुआ है और दूसरा द आर्टिकल दिया हुआ है. ठीक है, अगर अ आर्टिकल में आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, आई
met a man. ठीक है, this is the first sentence that I am saying. Okay, the man name is राहुल. ठीक है, राहुल हमारे LRDI वाले सर, तो उनका नाम है राहुल. तो अगर I दिया हुआ है, I met a man, the man name is राहुल. अगर सेम वर्ड के आगे I लगा हुआ है या सेम वर्ड के आगे अ लगा हुआ है और इसमें द लगा हुआ है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा अ. तो फर्स्ट कम्स दी ए आर्टिकल एंड देन कम्स दी द आर्टिकल. ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप लगा लो सेंटेंस में, अगर पहला सेंटेंस आपका है आई मेट अ मैन, ठीक है, तो वो पहले आएगा बिकॉज यू आर मीटिंग अ मैन. अब उस मैन के बारे में डेफिनेशन क्या है? द मैन नेम इज राहुल. दिस इज द सेकेंड सेंटेंस. वी आर डिफाइनिंग कि हमारे जो पहले सेंटेंस था उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा. दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंसिंग विच यू हैव टू ट्राई टू take in any sentence and avoid the blunder of focusing on the wrong sentence, जो कि ये sentence है. हो सकता है कि आपको लगे the man name is Rahul is the first sentence. ठीक है, तो अगर if you are getting this I met a man, तो पहले आप नहीं लिख सकते हो कि the man's name is Rahul. Which man's name is Rahul will be the question. ठीक है, so अगर आप ये छोटी चीजें understand कर लो, if you think that the article A is the first thing that you should consider before considering any sentence, you should also consider कि the बाद में आएगा. ठीक है, ये एक छोटा सा हैक है जिसको आप लगा के you can solve any parajumble and it's very easy. अगर आप धीरे धीरे इन सब में प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ही आसान हो जाएगा. आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आपके लिए बहुत आसानी से ये सारे पैराजम्बल्स सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड रूल. द थर्ड रूल सेज कि स्टार्टिंग विथ अजम्पशंस विदाउट रीडिंग ऑल सेंटेंसेस. अब इसमें क्या होता है कि आप पहले ही अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, विच इज अ वेरी वेरी बिग ब्लंडर, कि पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा होना चाहिए. आप पहले ही अजम्पशन करने लगते हो कि ये पहला सेंटेंस होगा, ये दूसरा सेंटेंस होगा, ये तीसरा सेंटेंस होगा. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दी जनरल स्टेटमेंट एंड द पर्टिकुलर स्टेटमेंट. अब जनरल स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंडिया. ठीक है, इंडिया विल बी अ जनरल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होगा? मे बी दिल्ली. ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हुआ. अब हम इसमें कैसे ब्लंडर खोजेंगे? ब्लंडर हम क्या कर देते हैं कि अगर दिल्ली के बारे में दिया हुआ है तो हम दिल्ली पे ही फोकस करने लगते हैं, और अगर इंडिया का एक सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, थिंकिंग दैट ये तो अजम्पशन से बाहर है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना रहा है, तो इसको शायद बाद में रखेंगे या पहले रखेंगे. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया दिया हुआ है जनरल स्टेटमेंट में, तो जो भी चीज बड़ी है उसको हम पहले रखेंगे और छोटी चीज को बाद में रखेंगे. ठीक है, फॉर दैट मैटर अगर वर्ल्ड दिया हुआ है, चलो ठीक है आप इंडिया से कंफ्यूज हो गए, अगर वर्ल्ड दिया हुआ है तो पहले हम वर्ल्ड को रखेंगे, फिर हम इंडिया को रखेंगे, फिर हम दिल्ली को रखेंगे, फिर हम दिल्ली में करोल बाग को रखेंगे. ठीक है, तो ऐसे हम सीक्वेंसिंग बनाते हैं और ऐसे ही हम ये जो ब्लंडर्स हैं जहां पे वी स्टार्ट विद एन अजम्पशन विदाउट रीडिंग ऑल सेंटेंसेस. पहला ही सेंटेंस पढ़ के हमें लगता है कि अरे हो सकता है कि ये जनरल स्टेटमेंट है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, हो सकता है कि ओपनिंग सेंटेंस होगा. तो ऐसा नहीं होता है. प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको रॉन्ग आंसर तक पहुंचाती है. इफ यू थिंक दैट द हैक्स दैट आई एम टेलिंग यू, जनरल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ऑल दीज रूल्स accumulate to right answers, तो प्लीज ये रूल्स एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिएगा पैराजम्बल्स में, सो दैट you don't get any wrong answers. ठीक है, now the fourth blunder that we make is ignoring logical connectors. ठीक है, What is this? अगर आपको कोई भी पैराजम्बल्स में कंजंक्शंस आ गए तो बल्ले बल्ले, मतलब ये क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. दिस इज अबाउट स्टेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अब वो कैसे आता है? आई विल शो इट टू यू विद अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, जहां पे कॉन्ट्रास्ट, अगर आपके पास कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल्स
है, ठीक है, जहां पे आपको स्टेटमेंट्स लाइक बट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, वाइल, नेवरदलेस, ये सब सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, नेवरदलेस, ठीक है, हाउएवर, तो ये क्या हो गया, ये आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, है ना। अगर ये सारी चीजें, इसमें और भी चीजें हैं जो यू नो द it completes the contrast, it completes the argument of the sentence, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा और कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है। नाउ विद पॉजिटिव सेंटेंस व्हाट डिड आई मीन, कि अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है ये लिख के कि हाउएवर दिस डिड नॉट हैपन, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एनी सेंटेंस, और वो आप सीक्वेंसिंग में आगे पीछे लगा सकते हो अपने मुताबिक, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रास्ट कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। अब एक और चीज है जिसमें इन एडिशन हो जाता है, ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सेम टोन है, अगर सेम टोन है किसी भी सेंटेंस का, इन एडिशन लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, मोर ओवर लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, तो ये सारे सेंटेंस आपको पॉजिटिव के थ्रू ले जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव समझाया, वैसे ही देयर आर सेंटेंसेस जिसमें पॉजिटिव साइड भी दिया हुआ है विद दीज मेनी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, और ये सारे स्टेटमेंट्स आपको कहां ले जाती हैं, राइट आंसर की तरफ। वैसे ही विद एडिशन एंड कॉन्ट्रास्ट देयर इज ऑल्सो रिजल्ट एंड रीजंस, जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है वैसे रिजल्ट एंड रीजंस भी होता है, जहां पे आपको समझ में आएगा कि कोई भी कॉज एंड इफेक्ट आपको कैसे सही आंसर की तरफ ले जाएगा, वेयर यू विल हैव सेंटेंसेस लाइक बिकॉज, दस, देयरफॉर, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने ये सारी वर्ड्स सुनी है किसी भी कोई भी पैराजंबल के क्वेश्चंस में, तो अगर आपको ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं रीजंस और रिजल्ट में, तो वो सीक्वेंसिंग का एक पैटर्न है, आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा बिफोर यू गेट इनटू एनी कंजंक्शन क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं कह रही थी, कंजंक्शन क्वेश्चंस अगर आ गए तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स और इन एडिशंस ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज ये सारी चीजें को एक जगह एक हैक बना के लिख लो, याद कर लो, नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये सारी हैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, इफ यू स्टडी ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ द पैराजंबल्स विल गो इन वेन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, आई एम सो श्योर अबाउट इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ ब्लंडर दैट वी डू, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिसिंग द कंक्लूडिंग सेंटेंस। मिसिंग द कंक्लूडिंग सेंटेंस, हम क्या करते हैं कि हम पहले अजम्पशंस पे ही चले जाते हैं, हम सोच लेते हैं कि पहला सेंटेंस क्या होगा, उसके बाद तो हम सारे सेंटेंसेस लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहला सेंटेंस क्या है, उसके बाद तो हमें पता रहेगा कि बाकी सेंटेंसेस में जो भी कुछ लिखा है, हम जैसे मैम ने बताया था, हाउएवर, देयरफॉर, दस, ये सब लगा के पूरा पैराजंबल सॉल्व कर देंगे। वैसा नहीं होता है, हम बहुत बार कंक्लूजन मिस कर देते हैं, और कंक्लूजन ही हमें हमारे रॉन्ग आंसर की तरफ ले जाता है। सो प्लीज डू नॉट क्रिएट दिस ब्लंडर, प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई भी पैराजंबल में सीक्वेंसिंग और कंक्लूजन और मेन आइडिया और स्टार्टिंग लाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बीच के पैसेजेस या जो भी उसमें कनेक्टर्स दिए हुए हैं वो जोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कंक्लूजन्स अवॉइड मत करिए। मैं तो पहले कहती हूँ कि पहले आप अगर इफ यू ट्राई दिस ट्रिक जहां पे आप ओपनिंग सेंटेंस डिफाइन करते हो, तो प्लीज क्लोजिंग सेंटेंस भी डिफाइन करो, बीच का हम बाद में देख लेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी पैराजंबल में सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही अगर आपको सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें आप देखिए कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। आप डिफाइन करिए, अगर 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं तो 1 पास्ट के बारे में होगा, ठीक है, इन रीसेंट ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होगा, इन टुडेज टाइम, और पास्ट में क्या होगा, लेटर दिस विल हैपन, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंसिंग आपको समझ में आ गई
तो पैराजम्बल्स बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी पैराजम्बल में। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने सिर्फ अजम्पशंस पे सिर्फ तुक्का लगा के आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो आपके लिए ये नुकसानदेह होगा। प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर इन द एग्जामिनेशन। दिस विल ओनली हार्म योर प्रैक्टिस एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन और करेक्ट एनी पैराजम्बल। ठीक है, तो there's also something that I have curated for you apart from these 5 rules, which is the flow of parajumbles. I'm sure you know it, but you know, just as a good educator and because I love you all so much, and it is very important for you all to love this channel, show some love to me, to this channel, to VARC through your comments, through your practices. मैं 2-3 घंटे रोज़ बैठ के PPDs तैयार करती हूँ so that you get the entire ब्रीफिंग ऑन एनी सब्जेक्ट। आपको 25 वेबसाइट पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़े, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप सिर्फ यहाँ आओ और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी देर में 10-15 मिनट में सीख के अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो प्लीज़ फॉल इन लव विद अस बिकॉज वी आर डूइंग सो मच फॉर यू, वी आर ट्राइंग टू मेक यू यू नो एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू बी एवर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ पैराजम्बल्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जहाँ से पैराजम्बल का ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब उसका फ्लो क्या होता है, पहले डिटेलिंग रहती है। ठीक है, पहले डिटेल से स्टार्ट होती है, उसके बाद उस डिटेल की प्रॉब्लम बताई जाती है, प्रॉब्लम के बाद आई एम श्योर कि सोल्यूशन होगा और फिर एक सजेशन होगा। अगर ये चारों चीज़ें आपको याद हैं, प्लीज़ ये याद कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ कि हम कोई गाना बना लेते हैं, DPS एक स्कूल है ना, तो DPSS एक और एस लगा दो यार। ठीक है, तो अगर DPSS हमें याद है, विच इज डिटेल्स, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड सजेशंस इन एनी पैराजम्बल, दिस इज द फ्लो ऑफ एनी पैराजम्बल। ये चारों चीज़ें याद हैं आपको, पैराजम्बल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मैं इस चैनल पे और क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊँगी जिसमें आप ये सारी डिटेलिंग, ये सारे फ्लो ऑफ पैराजम्बल्स लगा के वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक्स एज वेल। ठीक है, और जहाँ पे हम मॉक्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि अनअकैडमी पे फ्री मॉक्स चल रहे हैं। बाई फ्री आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ फ्री फॉर यू, इट इज़ अ बेनिफिट for you that you come on this platform and attempt a free all India mock test which is per the latest exam pattern, and it is curated by our experts, by the experts of the industry, and it will tell you that where you stand. आपके marks curate करेंगे, आपको analysis देंगे किसी भी mocks पे जो आप दे रहे हैं, and then you will know कि आपको कितना % आ रहा है, and you can also predict your CAT 2024 results. ठीक है, it will happen on October 13. Please remember this, please remember this date. And the best part is that it is happening on the slots of CAT 2024 examination, so that you get equipped with the environment of the examination pattern. It is happening at 8:30 AM, 12:30 PM, 4:30 PM. So please enroll now, guys. This is a very good opportunity for you. It is a pool of mocks where you get to attempt, you know, various mocks and in various patterns. Thank you so much. I loved taking this session. I'm sure you enjoyed this session. अगर आपको कोई भी questions है, please write it down in the comment box and I will reply whenever I am available on this channel. Thank you so much for watching and have a very good evening.